Assalamu alaikum, my dear aspirants. Today we are going to start on lecture number 22 of USA history. ये जो है ना मतलब बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है वो कल का लेक्चर है 21। तो वन बाय वन हम लोग, मैंने कल भी बताया था कि हम लोग वन बाय वन हर प्रेसिडेंट की रिफॉर्म्स और जो भी मतलब उसके दौर में कोई अहम बात हो चुकी है और जो मतलब कमीशन अपने एग्ज़ाम में पूछता है वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। ट्रम्प 2.0 तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो हम लोग इसी अपने सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई रीज़ है या कोई भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं है तो काइंडली इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोगों को हर आने वाला लेक्चर बेहतर तौर पर समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉर्ज वाशिंगटन से। जॉर्ज वाशिंगटन का कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है ना वो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 टाइम्स सर्व किया, कंसेक्टिव उनकी 2 टर्म्स थी। देखते हैं सारे जो प्रेसिडेंट हैं ना हम लोग अब इनको कर देते हैं इरेज। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जॉर्ज वाशिंगटन के रिफॉर्म्स, जॉर्ज वाशिंगटन ने कौन कौन से अच्छे काम किए, गवर्नमेंट का सेटअप किस तरीके से किया। जाहिर है एक न्यू गवर्नमेंट बनाना, ठीक है, वो मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि ये जॉर्ज वाशिंगटन ने ना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाया और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स थी ना उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और उनके दौर में एक मशहूर अमेंडमेंट भी होती है जिसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उसका भी टच दूंगी कि बिल ऑफ राइट्स क्या है और बिल ऑफ राइट्स क्यों पास हुआ था यूएसए की हिस्ट्री में और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब जॉर्ज वाशिंगटन का टाइम पीरियड तो मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अर्ली लाइफ उनकी क्या थी, थोड़ा सा उसका अर्ली लाइफ का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अर्ली लाइफ उनकी किस तरीके से गुजरी है। ठीक है, अर्ली लाइफ में हम लोग देखेंगे कि वो सक्सेसफुल कमांडर इन चीफ थे कॉन्टिनेंटल आर्मी के और अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रेवोल्यूशनरी वॉर 1777 से 1783 तक लड़ी गई। ठीक है, सेम ये वो टाइम पीरियड है जब 1789 में वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन के आते हैं। ये कमांडर इन चीफ होते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, वो कब होल्ड करते हैं अपना ऑफिस 1789 में। ठीक है, वो मतलब ये डेट क्या होती है, 30 अप्रैल होती है जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएसए के बनते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल ड्यूरेशन में वो क्या क्या काम करते हैं ये हम लोग देखते हैं। उसमें क्या करना था, वर्किंग गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाना था, यानी वर्किंग गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके मेन ऑर्गन्स क्या होंगे, ये सारा कुछ किसने देखा। जाहिर है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने देखा। ठीक है, उन्होंने ऑफिस को जब संभाला तो उस वक्त क्या चल रहा था, फ्रेंच और इंडियन वॉर चल रही थी। ठीक है, इसमें कॉलोनियल मिलिट्री की सपोर्ट भी शामिल थी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से। मतलब यूएसए की ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना, कॉलोनियल टाइम पीरियड उस वक्त अपने जोर शोर पे था। ठीक है, इन्होंने बज़ाहिर आज़ादी तो ले ली थी लेकिन अल्टीमेटली मतलब इन्फ्लुएंस तो जाहिर है ब्रिटिशर्स का रहा है क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड था और नेशन कंट्री जो थी ना उसका मतलब फुल कंट्रोल लेना पॉसिबल नहीं था। सेम इज द केस हम लोग देखते हैं कि जब सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद किया गया था इंटू 2 कंट्रीज़ पाकिस्तान एंड इंडिया, उस वक्त हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल का ओहदा किस तरीके से रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पाकिस्तान एज अ फर्स्ट इंटरन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से लेता है। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ी जाती है और मिलिट्री रिजीम को किस तरीके से फिर मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाता है। वो फिर सिविलियन लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। वाशिंगटन जो थे ना उसने होमोजेनियस वर्किंग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनाया और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी भी बनाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी वो बनाते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रेजरी फाइनेंस का काम करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब डिफरेंट उसके रोल्स होंगे फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। ठीक है, डोमेस्टिक जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिहाज से। ठीक है, इसमें थॉमस जेफरसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन का क्या रोल रहता है। थॉमस जेफरसन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया जाता है। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी कौन होते हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। याद रखिएगा कि थॉमस जेफरसन हम लोगों ने कल भी देखा था, थॉमस जेफरसन यूएसए के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। थॉमस जेफरसन ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि वो कौन से लेवल पे आते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फिर क्या होता है। सीरियस डोमेस्टिक फ्रिक्शन उस वक्त थी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, पॉलिटिकल पार्टीज अभी बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ना थॉमस जेफरसन ने इनिशियल वर्किंग बॉडीज़ गवर्नमेंट की कंट्रोल की हैं।
इसमें एक तो फेडरलिस्ट पार्टी थी, दूसरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी थी। वाशिंगटन ने 2 टर्म्स जो है ना यूएसए को एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया। वाशिंगटन जो थे ना उसको क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना और वो सक्सेसफुल कमांडर इन चीफ थे। फादर ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, उनको फादर ऑफ हिज कंट्री कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस जो कि अब्राहम लिंकन को ग्रेटेस्ट यूएसए प्रेसिडेंट का नाम देते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ हिज कंट्री वाशिंगटन को बोलते हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन को ग्रेटेस्ट यूएसए प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा ये दोनों बातें, ठीक है। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क को एज ए यूएसए टेम्परेरी कैपिटल बनाया जाता है 1789 में, ठीक है। इसमें जो है ना वाइस प्रेसिडेंट जॉन एडम्स को लगाया जाता है, ठीक है। वो रिचमंड हिल में मतलब लाइक लार्ज हाउस में आप लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की हेयरिंग होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये सारा कुछ एक उसके लिए लार्ज बिल्डिंग यानी लार्ज हाउस जो रिचमंड हिल था ना उसको मतलब आप लोग समझे कि गवर्नमेंट की जिस तरह मीटिंग्स के लिए ना उसको मुख्तस कर दिया गया, ठीक है। कांग्रेस जो थी ना वो फेडरल हॉल्स में बैठती थी, ठीक है, वो डिफरेंट डिसीजंस भी इसी के थ्रू लेती थी। अच्छा, गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने में यानी अपहिल टास्क जो जॉर्ज वाशिंगटन ने परफॉर्म किया उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बनाया, ठीक है। डिपार्टमेंट देखेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इसमें जो है ना जॉर्ज वाशिंगटन अब उसने कौन कौन से वर्ड्स किए, ठीक है, अपने टेन्योर में। एक तो वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बनाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। उसके बाद वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाते हैं, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाता है। उसके बाद जो है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी बनाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है, क्योंकि कंट्री का इनिशियल सेटअप और उसके लिए डिफरेंट डिसीजंस करना ज़्यादा मुश्किल होता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बनाया, ठीक है, जहाँ पे जस्टिस लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, इनकेस अगर कहीं भी कोई इस तरह की मिसलीडिंग्स हैं भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप लोग इसको नोट करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें थॉमस जेफरसन जो है ना वो फर्स्ट पोस्ट वाशिंगटन अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट पोस्ट के ऊपर वाशिंगटन किसको अपॉइंट करते हैं, थॉमस जेफरसन को, ठीक है। थॉमस जेफरसन जो है ना वो डिपार्टमेंट के हेड में जाते हैं। पीछे भी मैंने बताया है कि थॉमस जेफरसन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाए जाते हैं, फिर लेटर ऑन वो एज ए यूएसए प्रेसिडेंट भी सर्व करते हैं। ये यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स जो है ना एक तो वॉर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है। इसमें डिफरेंट पीपल्स को फिर ये पोस्ट अनाउंस की जाती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है ना वो हेनरी किनॉक्स को जाता है। ये याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, इधर स्पेस नहीं है, मैं छोटा सा लिख लेती हूँ, हेनरी किनॉक्स। हेनरी किनॉक्स को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट किनको दिया जाता है, ये थॉमस जेफरसन को दिया जाता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट किसको दिया जाता है, इसमें अलेक्जेंडर हैमिल्टन को दिया जाता है। हैमिल्टन लिख दो, ठीक है, इधर स्पेस नहीं है तो एडजस्ट करना है। हैमिल्टन को क्या दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी दिया जाता है। इसके बाद एक एक्ट पास किया जाता है 1789 में ही, उसको जुडिशरी एक्ट बोलते हैं। इसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन कब कैसे और किस तरीके से बनाया जाएगा, उसमें डिफरेंट पोस्ट किसको अनाउंस की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, और कोर्ट्स में किस तरह से सर्किट कोर्ट्स होंगी और 13 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी। 13 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स किस लिए, 13 ही कॉलोनीज थी ना, 13 ही स्टेट्स थी ना जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना ब्रिटिशर से एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री लिया था, ठीक है। मैं आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। इस एक्ट के मुताबिक क्या किया जाएगा कि स्टेट जो है ना फेडरल कोर्ट्स बनाएगी, हर स्टेट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन उनका अलग होगा और हर सिटीज़न को राइट्स दिए जाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। बिल ऑफ राइट्स का बता देती हूँ कि बिल ऑफ राइट्स जॉर्ज वाशिंगटन ने जॉर्ज वाशिंगटन जब यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे ना, उन्होंने 30 अप्रैल 1989 को अपना यूएसए प्रेसिडेंट का ओथ लिया था। सितंबर की 26 को क्या होता है कि एक लिस्ट दी जाती है 12 अमेंडमेंट्स की, ठीक है, उनको रेटिफिकेशन के लिए सेनेट में भेजा जाता है। बिल ऑफ राइट्स जो है ना वो दिसंबर की 1791 को पास किए जाते हैं। ये मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। बिल ऑफ राइट्स का, बिल ऑफ राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल ऑफ राइट्स जो है ना अच्छा, ये बिल ऑफ राइट्स जो है ना वो कब पास होते हैं, दिसंबर 15
1791 को बिल ऑफ राइट्स पास होते हैं। अब इनका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, ठीक है, समरी थोड़ी सी बता देती हूँ। इसमें जो है ना पावर को लिमिट किया गया फेडरल गवर्नमेंट तक, लिस्ट्स ऑफ अनन्यूमरेटेड राइट्स लोगों को दिए गए, क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट को ख़त्म किया गया, ठीक है। इसमें ज्यूरी और सिविल केसेस जो है ना उनका ट्रायल किस तरीके से होगा, लोगों को किस तरीके से राइट्स दिए जाएंगे, ये भी बिल ऑफ राइट्स का हिस्सा था। उसके बाद फेयर और स्पीडी पब्लिक ट्रायल होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि लोगों को इंडिक्टमेंट और ड्यू प्रोसेस और सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है ना डिटेल के साथ उनको बता दी जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अनरीजनेबल सर्चेस एंड सीजर्स, यानी इसमें अनरीजनेबल लोगों को सर्च करने की आज़ादी होगी, ठीक है। मतलब देखें, अब कोई अगर कन्विक्टेड हुआ है किसी क्राइम का तो उसको ना पूरा हक होगा कि मतलब वो अगर उसके खिलाफ अनरीजनेबल कोई सर्चेज आई हैं तो वो इसके खिलाफ बात कर सके। इसमें जो है ना देखिए क्वार्टरिंग एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। आई होप मैं क्वार्टरिंग एक्ट का बता चुकी हूँ, ठीक। क्वार्टरिंग एक्ट में हम लोग पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्वार्टरिंग एक्ट में, या अगर नहीं बताया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं आपको क्वार्टरिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा अभी भी बता देती हूँ। क्वार्टरिंग एक्ट में क्या होता है कि हर सोल्जर को ना एक यूएसए का जो भी सिविलियन होता है ना वो उसको मतलब उसकी रोज़ी, ठीक है, उसके जो भी अखराजात होंगे ना सोल्जर के वो हर सिविलियन उसको पे करेगा, ठीक है। हर सिविलियन एक सोल्जर को पालेगा, ठीक है। उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं डिफेंस से रिलेटेड वो उसी सिविलियन से पूरी की जाएंगी, ठीक है। ये था क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट को इस बिल ऑफ राइट के तहत ख़त्म किया जाएगा। इसमें जो है ना एस्टेब्लिश राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स, इसके मुताबिक क्या किया जाएगा कि हर इंसान को हक होगा कि वो थोड़े से आर्म्स मतलब अपनी इसके लिए हिफाजत के लिए रख सकें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, स्पीच की रिलीजन होगी, प्रेस की रिलीजन होगी और असेंबली पेटिशन का हक हर इंसान को हासिल होगा। ये 10 जो अमेंडमेंट्स इनिशियल अमेंडमेंट्स थी ना वो सिविलियन के राइट से रिलेटेड थी, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से बिल ऑफ राइट्स की मैंने डिटेल आप लोगों को बताई है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे मैं आप लोगों को अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स की ईच एंड एवरी डायमेंशन मैंने आप लोगों को बता दी। थॉमस जेफरसन का टाइम पीरियड मैंने बता दिया। लेक्चर नंबर 22 आई होप आप लोगों को क्लियर है, जिसमें मैंने जॉर्ज वाशिंगटन की जो भी रिफॉर्म्स हैं और वो एज अ यूएसए फर्स्ट प्रेसिडेंट किस तरह से सर्व करते हैं, ठीक है। काइंडली अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।